हेलो डियर स्टूडेंट। छत्तीसगढ़ बोर्ड सीजीबीएसई कक्षा 12वीं के लिए रसायन विषय में आज के इस वीडियो में हम विगत 6 वर्षों में जो बोर्ड द्वारा परीक्षा हुए हैं उन परीक्षा के प्रश्न पत्रों के विभिन्न सेट में एबीसी होता है के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अंक वाले प्रश्न मिलते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक वाले। आज के इस वीडियो में हम 2 अंक वाले जो प्रश्न आते हैं उसका दूसरा भाग, पहला भाग इसका बन चुका है, इसका आज हम लोग करने वाले हैं दूसरा भाग। ठीक है, तो इस दूसरे भाग में आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और देखिएगा कि प्रश्न कैसे एक वर्ष का दूसरे वर्ष में किस प्रकार रिपीट होता है। ठीक है, पूरा पता चल जाएगा कि रिपीटेशन कैसे चलता है। एक विद्यार्थी ने हमसे उसमें कमेंट बॉक्स में डाला था, सर प्रश्न तो कोई रिपीट नहीं हो रहा है। हमने उसमें सीमित प्रश्न डाले थे, इतने सारे प्रश्न हैं 70-75, अब उसमें मात्र हमने 22-23 डाला है। उसके बाद अभी जो आएगा तो देखो कैसे रिपीटेशन होता है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे और देखेंगे कौन कौन से प्रश्न क्या हो रहे हैं, बार बार आए हैं, रिपीट हुए हैं, उन प्रश्नों को ज्यादा ध्यान देना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और जो हमारे तक चैनल को अभी तक लाइक से और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब का बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न आया है, हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक है क्यों? कारण देना है हमको। कारण ये है कि हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं क्योंकि उनके बाह्यतम कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन कमी होती है और वे आसानी से एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर स्थिरहीन आयन X- बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार वे अन्य तत्वों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उन्हें ऑक्सीकरण करा देते हैं, इसलिए वे प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। ठीक है, शॉर्ट में हम बोल सकते हैं हैलोजन की उच्च इलेक्ट्रॉन ग्रहण प्रवृत्ति और उच्च अपचायक विभव उन्हें प्रबल ऑक्सीकारक बनाती है। शॉर्ट में क्लियर हो गया बात। चलिए तो बढ़ते हैं अगले के लिए। मेंडियस अभिक्रिया को समझाइए। ठीक है, मेंडियस अभिक्रिया क्या है समझाना है। तो मेंडियस अभिक्रिया के अनुसार नाइट्राइल्स या एमाइंस जो है उनका हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में धातु जैसे सोडियम या फिर एल्यूमिनियम तथा एल्कोहलिक मीडियम में अपचयन कर प्राथमिक एमाइन, ठीक है, जो RCH2NH2 प्राप्त किया जाता है। इसका एक सामान्य समीकरण है RCN साइनाइड है, H2 से अभिक्रिया करके ये प्राइमरी एमीन प्राप्त किया जाता है। क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए नाइट्रायल है ये, उसके बाद हमारे पास प्राथमिक एमाइन। ठीक है, उदाहरण भी दिया हुआ है CH3CnH2 अभिक्रिया होगी एल्कोहल या फिर सोडियम की उपस्थिति में, तो ये हमारे पास CH3CH2NH2 देगा, अर्थात एथिल नाइट्राइल का अपचयन कर एथिल एमाइन प्राप्त होता है। अंत में हम बोल सकते हैं शॉर्ट में हमारा कि मेंडियस अभिक्रिया द्वारा नाइट्राइल्स या एमाइंस को आसानी से प्राथमिक एमाइन में परिवर्तित किया जा सकता है। यह अभिक्रिया कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के संश्लेषण की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। स्पष्ट है बात। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर लिखा है एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है क्यों? समीकरण देकर समझाइए इसका नाइट्रीकरण किस प्रकार किया जाता है। चलिए देख लीजिए, एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है क्योंकि NH2 समूह क्षारीय होता है जो नाइट्रीकरण क्रिया में हस्तक्षेप करता है। एनेलियम आयन में बदल जाता है जो सक्रिय नहीं होता, इसके परिणाम स्वरूप बहु नाइट्रीकरण वांछित नाइट्रो यौगिक नहीं मिलता। हम बोल सकते हैं वहां पर कि एनिलीन का नाइट्रीकरण करने के लिए पहले एसिटिलेशन किया जाता है, जिससे NH2 समूह की क्रियाशीलता को नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद एसिटेनाइड
नाइट्रीकरण कर नाइट्रोएलिनिन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, समीकरण दे के समझाना था। समीकरण दिया यहाँ पर C6H5NH2 प्लस CH3O ट्वाइस O, C6H5NHCO CH3 प्लस CH3 COOH, C6H5NHCO CH3 प्लस HNO3 प्लस H2O4 P नाइट्रोएसिटिलाइड प्लस O नाइट्रोएसिटिलाइड, C6H5NHCO CH3 प्लस H2OH प्लस आयन, C6H5NH2 NO2 प्लस CH3COOH। क्लियर है? इस तरह से समीकरण देख के हमको समझाना था। चलिए अगला देखते हैं, जिसमें देखो ये यूरिया, ये देखो फिर से कॉन्सेप्ट वही यूज हुआ है। यहाँ पर आपका यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए, आवश्यक द्रव्यमान की गणना कीजिए बोल रहा है। तो चलिए यूरिया दिया है, इसका मोलर दिया है 0.2.5 मोलर 2.5 केजी जेली विलियन बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना करनी है। इसके अंतर्गत देखिए मोलारिटी आपको दे दिया गया है, मोलर दिया है, मोलारिटी दिया है आपका 0.25, विलियन का द्रव्यमान दिया है। ठीक है, और यूरिया का आणविक जो भार है वो हमारा NH2CO NH2 60 ग्राम पर मोल। क्लियर हो गया बात? चलिए, तो यहाँ पर मोलारिटी का सूत्र है मोल्स बटे में विलियन का आयतन लीटर में, और मोल्स यहाँ पर बराबर मोलारिटी गुणित क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। मोल्स देखो ये तिर्यक गुणा होगा, ये देखो यहाँ पर मोलारिटी इक्वल टू N/V है, ये भी इधर गुणा होगा तो N निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो मोलारता गुणित आयतन हो जाएगा। ठीक है, उसी को लिखा है। अब यहाँ पर क्या लिखा है देख लीजिए, गुणा कर दिया है दोनों को 0.25 ये 25। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0.625 मोल। ठीक है, अब हमें यूरिया के मोल्स के द्रव्यमान का हिसाब लगाना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, कितना है 60 ग्राम पर मोल, इसका मोलार द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान कितना है यहाँ पर देख लो, कहाँ गया आणविक भार, ये देखो कितना आ गया 60 ग्राम पर मोल। यहां से गुणा करेंगे जब कितना आएगा 37.5 ग्राम आ जाएगा। स्पष्ट है बात? चलिए पढ़ते हैं, तो फिर दर निर्धारक पद को समझाइए। फिर से रिपीट होंगे सब क्वेश्चन। देख लीजिए, दर निर्धारक पद वह रासायनिक क्रिया है, वह चरण होता है जो कुल अभिक्रिया की गति को निर्धारित करता है, या वह कदम होता है या स्टेप होता है जिससे सबसे धीमी गति से पूरा होने के कारण समग्र अभिक्रिया की गति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि एक रासायनिक अभिक्रिया में कई कदम होते हैं, कई स्टेप होंगे एक रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए, तो दर निर्धारक पद वह कदम होता है जो क्रिया की कुल गति को क्या करता है, नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, या करता है। उदाहरण के रूप, यदि किसी अभिक्रिया में 2 चरण है और दूसरा चरण पहले से क्या है, बहुत धीमा है, तो कुल अभिक्रिया की गति पहले चरण की गति पर निर्भर नहीं होगी बल्कि दूसरे धीमे चरण पर निर्भर होगी। इसको आगे और भी अच्छे से हम स्टेप बाय क्या किए समझाए हैं, आगे इसी प्रश्न को रिपीट किया गया है, तो देखते हैं उसमें हम। ठीक है, और अच्छे से चलिए तो बढ़ते हैं। देख लो यहाँ पर समुद्री गोताखोर गहरे समुद्र में श्वसन के लिए N2 तथा O2 के स्थान पर He तथा O2 के मिश्रण का उपयोग करते हैं, क्यों? चलिए इसका कारण ये है कि समुद्री गोताखोर गहरे समुद्र में श्वसन के लिए N2O2 के स्थान पर He और O2 का मिश्रण उपयोग करते हैं, क्योंकि गहरे समुद्र में बढ़े हुए दबाव के कारण नाइट्रोजन का जो प्रभाव है वो क्या होता है, बढ़ सकता है।
नाइट्रोजन जो है नार्कोसिस नामक स्थिति हो सकती है। N2 गैस के अत्यधिक दबाव के कारण तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति मानसिक रूप से क्या हो सकता है, भ्रमित हो सकता है। इसके अलावा N2 की अधिकता से रक्त में नाइट्रोजन के बुलबुले बनने का भी खतरा बढ़ जाता है, जो डेप्थ सिकल का कारण क्या हो सकता है, बन सकता है। इसीलिए हीलियम का चयन इसीलिए किया जाता है क्योंकि यह एक नर्वस गैस नहीं है, इसके कारण नार्कोसिस नहीं होता। इसके अलावा हीलियम पानी में कम घना होता है, जिससे गहरे समुद्र में श्वसन आराम से मिलता है। नाइट्रोजन बुलबुले बनने का भी क्या हो, खतरा कम हो जाता है। ठीक है, अब इसको आप शॉर्ट समराइज करके लिख सकते हैं। 2 पॉइंट है, 2-3 पॉइंट है। ठीक है, क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं। तो फिर अब यहाँ पर देखिए, कार्बिल एमीन को उदाहरण से समझाइए। कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में प्राथमिक एमाइन और क्लोरोफॉर्म जैसे ऑर्गेनिक हैलाइड के साथ गर्मी देने पर या गर्म करने पर कार्बिल एमीन यौगिक उत्पन्न होता है। यह अभिक्रिया एक कड़वी गंध वाला उत्पाद बनाती है, जिसे कार्बिल एमीन कहा जाता है। यह परीक्षण एमाइन की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपको समीकरण दिया है, यहाँ पर देख लीजिए। एथेनामाइन है, फिर क्लोरोफॉर्म है, क्रिया करके एथिल आइसोसाइनाइड और 3HCl बना रहा है। उदाहरण से ही बताना है। चलिए तो फिर बढ़ते हैं अगले के लिए। एथेनामाइड और से एमिनो एथिन कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखिए यहाँ पर एथेनामाइड से एमिनो एथिन प्राप्त करने के लिए कमिप्स अभिक्रिया, ठीक है, का उपयोग किया जाता है, जिससे एथेनामाइड को हाइड्रोजन गैस या किसी अन्य रिड्यूसिंग एजेंट जैसे लिथियम LiAlH4 के साथ अभिक्रिया कराकर एमिनो एथेन प्राप्त किया जाता है। प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। एथेनामाइड एसिटामाइड को रिड्यूसिंग एजेंट जैसे LiAlH4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। इस प्रक्रिया में एथेनामाइड का CONH2 समूह हाइड्रोजन द्वारा रिड्यूस कर क्या बनता है, यहाँ पर हमारा NH2 एमिनो समूह में क्या हो जाता है, बदल जाता है। समीकरण के माध्यम से आप देख सकते हैं, CH3CONH2 है, LiAlH4 है। अब यहाँ पर देख लीजिए, CH3CH2NH2 क्लियर हो गया, और क्या हो जाएगा, H2O। इस प्रकार एथेनामाइड से एमिनो एथिन या एथिल एमीन प्राप्त किया जाता है। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं तो फिर अगले के लिए। अब यहाँ पर देखिए, फिर न्यूमेरिकल आ गया। इसमें लिखा है, यदि 22 ग्राम बेंजीन C6H6 में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो, तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करिए। चलिए, द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे? देखिए, हमारे पास कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 22 ग्राम बेंजीन, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, दोनों मिलके टोटल कितना हो गया, 144 ग्राम हो गया। अब उस 144 ग्राम में आपका बेंजीन कितना है, बेंजीन है आपका 22, तो 22 बटे हो जाएगा 144 और गुणित में हो जाएगा हमारे पास 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है द्रव्यमान का। तो कुल द्रव्यमान में बेंजीन का द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा बेंजीन का। स्पष्ट हो गया बात। चलिए, इस प्रकार हमारा देखेंगे ये कितना हो जा रहा है, कितना आ रहा है, 15.28। और वहीं हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड का चाहिए, तो क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 ग्राम है, कितने में, टोटल 144 में, गुणित में 100% कर लीजिए, कितना आ रहा है, 84.72%। बस टोटल द्रव्यमान में जिसका आपको प्रतिशत चाहिए उसका मात्रा कितना है, ये आपको निकाल लेना है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न के लिए। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न, ऊर्जा अवरोध क्या है, समझाइए। चलिए, ऊर्जा अवरोध क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियक या अभिकारक, ठीक है, अभिक्रियक या अभिकारक
को उत्पाद में बदलने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसे ऊर्जा अवरोध या ऊर्जा रुकावट कहते हैं। जब तक अभिक्रिया या अभिकारक कणों के पास यह आवश्यक ऊर्जा नहीं होगी, वे आपसी प्रभावी टक्कर नहीं कर पाते और अभिक्रिया नहीं हो पाती है। स्पष्ट हो गया बात? चलिए फिर बढ़ते हैं अगले के लिए। मतलब जो आपको एक ऊर्जा चाहिए अभिक्रियक से, मतलब अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए न्यूनतम, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्जा अवरोध। चलिए, उत्कृष्ट गैस के परमाणु आकार तुलनात्मक रूप से बड़े होते हैं, क्यों? ठीक है, चलिए, तो उत्कृष्ट गैसों के जो परमाणु आकार तुलनात्मक रूप से बड़े होते हैं क्योंकि इनके बाह्य कक्ष में पूर्ण इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, पूर्ण रूप से भरे होते हैं। ठीक है, ये गैस मोनो एटॉमिक होती है। इनके परमाणुओं के बीच केवल और केवल वंडरवाल फोर्स कार्य करता है। इस कारण उत्कृष्ट गैस वंडरवाल त्रिज्या, ठीक है, ली जाती है, जो अन्य तत्व के सहसंयोजक जो त्रिज्या है, ठीक है, ठीक, उससे क्या होती है, बड़ी होती है। इसलिए उत्कृष्ट गैसों का जो परमाणु आकार है अपेक्षाकृत क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, क्लियर हो गया बात? चलिए, वंडरवाल फोर्स, ठीक है, वंडरवाल बस कार्य करते हैं, उनकी त्रिज्या क्या होती है, अन्य से सहसंयोजक त्रिज्या से थोड़ी सी बड़ी होती है। चलिए, तो फिर ये देखो, हाफमैन मस्टर्ड आयन अभिक्रिया, यहीं से हमने शुरुआत किया था प्रश्न के। ये देखो प्रश्न अब रिपीट हो रहे हैं ना। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, फिर भी इसको लिख दिया हूं। इसको पिछले वाले वीडियो में मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया है, बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर उत्तर मैंने लिख दिया है। स्पष्ट है बात? फिर भी तो आप इसको पुराने वाले वीडियो को जरूर देखिए, उसमें कौन कौन से प्रश्न है जो इस बार फिर से इस वाले वीडियो में क्या हो रहे, रिपीट हो रहे हैं, उनको मैं दोहराव नहीं किया हूं मैं। ठीक है, केवल उसका उत्तर रख दिया हूं, कुछ का उत्तर नहीं लिख पाया हूं। चलिए देखिए क्या लिखा है, एसिटाल्डिहाइड एथेनॉल से एमिनो एथेन कैसे प्राप्त किया जाता है। अब यहां पर देखिए, एसिटाल्डिहाइड एथेनॉल से एमिनो एथेन प्राप्त करने के लिए पहले एसिटाल्डिहाइड को अमोनिया NH3 और NH2 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराकर, ठीक है, इमीन बनती है। इसके बाद हाइड्रोजन की उपस्थिति में अपचयन, ठीक है, अपचय करके एथिल एमीन प्राप्त किया जाता है। समीकरण के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले CH3 CHO को NH3 से, ठीक है, जिसमें हमारा इमीन का निर्माण हो रहा है। फिर उसी को हमको इमीन को H2 के साथ अपचयन करके हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एथिल एमीन प्राप्त हो रहा है। क्लियर हो गया बात? चलिए फिर बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो फिर से आ गया यूरिया वाला, ये दे दिया है। फिर वही 37.5 वाला जो अभी किए दर निर्धारक, फिर से ये देखो, इसको बता रहा था मैं, बहुपदी अभिक्रिया मतलब कई स्टेप में होते हैं, कई चरण में होते हैं बोल रहा है। ठीक है, तो उसमें जो यह चरण पूरी अभिक्रिया की गति को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जो सबसे धीमा होता है ना, वही क्या करता है, अभिक्रिया की गति को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, यह सबसे, इसकी कुछ विशेषता है, थोड़ा डिटेलाइज कर दिया है। सबसे धीमी प्रक्रिया होती है, पूरी अभिक्रिया की गति इसी चरण पर निर्भर करती है। दर समीकरण इसी पद पर आधारित होता है। मैं बोला था उदाहरण में दूंगा। ये देखो A+B बराबर C आ रहा है, उत्पाद बन रहा है। ठीक है, तो जो कि धीमा प्रोसेस है। ठीक है, और फिर C से O D बना, और क्या हो गया, ये फास्ट है। तो जो पहला चरण A+B जिससे C बना, यही दर निर्धारक पद होगा क्योंकि ये धीमा पद है। स्पष्ट हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो समुद्री गोताखोर वाला फिर से आ गया। ठीक है, चलिए इसमें और अच्छे से लिख दिया गया है। गहरे समुद्र में अधिक दबाव के कारण N2 रक्त में घुलकर नाइट्रोजन नार्कोसिस
नामक समस्या उत्पन्न करता है, जिससे गोताखोर बेहोश हो सकते हैं। हीलियम हल्की गैस है, उच्च दाब पर भी रक्त में नहीं घुलती, इसलिए HeO2 का मिश्रण प्रयोग करते हैं। स्पष्ट हो गया बात? यहाँ पर कारण भी स्पष्ट कर दिया है। हीलियम के उपयोग से नाइट्रोजन नार्कोसिस नहीं होती है। हीलियम हल्का होता है, ऐसा पॉइंट बना के लिख सकते हैं, जिससे फेफड़ों में आसानी से प्रवेश करता है। हीलियम की घुलनशीलता बहुत कम होती है, जिससे रक्त में नहीं घुलता। क्लियर हो गया बात? ठीक, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमारे पास इन बिंदुओं के आधार पर आप अच्छे तरीके से और लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, फिर ये 2.82 वाला है, ये हमने पहले वीडियो में बहुत अच्छे से कर लिया है, मोल प्रभाज निकाले थे इसका हम। क्लियर हो गया? पहले हमने इसका मोल निकाला था ग्लूकोज का, फिर जल का निकाला, फिर टोटल जो ग्लूकोज का जो मोल है उसमें टोटल से क्या कर दिया था, भाग कर दिया था। इसको हम बता चुके हैं, हो चुका है। ये भी PCl5 पाया जाता है, परंतु NCl5 नहीं। क्यों? इसको भी हमने बता दिया है पिछले वाले वीडियो में। अमोनिया के ये नहीं हुआ है, ठीक है, ये नहीं हुआ है, इसको करते हैं तो प्रश्न रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं होते, प्रश्न रिपीट होते हैं, है ना। एक विद्यार्थी ने पूछा था कि सर वो तो 70 प्रश्न, 70-75 प्रश्न है, उसमें से अभी मात्र 22-23 हुए थे, अब धीरे धीरे बढ़ेगा, सारे प्रश्नों को करेंगे तो रिपीटेशन दिखेगा वो। स्पष्ट है बात? चलिए, तो इसका उत्तर देखिए, द्वितीयक व तृतीयक एमीन बनने से रोकने के उपाय। सबसे पहले जो है, अमोनिया की अधिकता का प्रयोग करना। बिंदु आर लिखना है तो 2 ही लिख लो। दूसरा हमारे पास ये है, धीरे धीरे एल्किल हैलाइड को क्या करना है, मिलाना। ये 2 बिंदु हैं। अब इसको विस्तार से देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। जब अमोनिया की अधिक मात्रा ली जाती है तो एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया मुख्य रूप से प्राथमिक एमीन तक क्या रहती है, सीमित रहती है। ठीक है, इससे द्वितीयक व तृतीयक एमीन बनने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पहला एक कारण। दूसरा है धीरे धीरे एल्किल हाइड्राइड मिलाना। यदि एल्किल हाइड्राइड को धीरे धीरे मिलाया जाए तो अमोनिया पहले प्राथमिक एमीन में क्या होगा, परिवर्तन होगा। इससे क्या होगा, द्वितीयक और तृतीयक जो है नहीं बन पाए। स्पष्ट हो गया? तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि अमोनिया की अधिकता एवं एल्किल हाइड्राइड की नियंत्रित मात्रा से, ठीक है, द्वितीयक व तृतीयक एमीन बनने से क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। स्पष्ट हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। अब देखिए, यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, सूत्र भी लिखिए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया देखते हैं क्या है। शून्य कोटि की अभिक्रिया है, वे अभिक्रिया होती है जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, अर्थात दर सदा नियत रहती है। अब नियत क्यों रहती है भैया? जो हमारे पास दर है ओके, ठीक है, दर स्थिरांक और सांद्रता का घात है वो हमारा कोटि। कोटि अगर शून्य हो जाए, ये खत्म, केवल के आएगा, नियतांक है, इसीलिए दर क्या होता है, नियत हो जाता है। दर अभिक्रिया की दर, दर का मतलब अभिक्रिया की दर। क्लियर हो गया यहाँ पर? चलिए देख लीजिए, दर दिया, दर नियतांक है या दर स्थिरांक बोलते हैं के को। ठीक, क्लियर हो गया बात? यहाँ पर इसको लिखा गया है, ए मतलब टी समय में, ए टी का मतलब टी समय में, ए जीरो का मतलब प्रारंभिक समय में, ठीक है, और हमारा के दर नियतांक है, टी क्या है, समय है। ठीक, चलिए फिर बढ़ते हैं। ये देखो फिर से आ गया, कार्बिल एमीन को समीकरण सहित समझाइए बोल के। फिर वही है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी बताए थे हमने। आइसोसाइनेट परीक्षण भी कहते हैं, परीक्षण होता है जिसमें प्राथमिक एमीन की उपस्थिति की क्या की जाती है, पहचान की जाती है। ठीक है, ये पूरा समान समीकरण
अभी अभी हमने पूरा किया है, ठीक है। प्राथमिक एमीन है, फिर क्या है, कार्बिल एमीन है। स्पष्ट हो गया बात। चलिए अभी अभी किए हैं इसी वीडियो में, पिछले वाले में भी है। अब ये देखो फिर से 180 2.2 वाला हो गया, फिर समुद्री गोताखोर फिर से रिपीट हो गया ये देखो ये अलग है, ठीक है। हर प्रश्न नहीं हो रहा है ना, लेकिन मैक्सिमम जो हो रहा है उसको आप क्या कीजिए, नोट करिए, पिछले वाला वीडियो इस वाले वीडियो में। यहाँ देखो क्या लिखा है, एनिलीन जल में अविलेय होता है क्योंकि यह एक ध्रुवहीन यौगिक है तथा जल एक ध्रुवी विलायक है। अतः एनिलीन के अणु जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते, लेकिन जो HCl है ना, के साथ क्या करके अभिक्रिया करके एनिलीन क्या करता है, हाइड्रोक्लोराइड बना लेता है। आयनिक यौगिक है, क्योंकि आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए एनिलीन HCl में विलय हो जाता है और जल में विलय नहीं होता। क्लियर हो गया बात। रासायनिक समीकरण से बता दिया है कि देख लीजिए एनिलीन, ठीक है, हमारा HCl में क्या होता है, घुल के ये बना देता है, देखो, ठीक है, एनिलियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए फिर हमारे पास बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न के लिए। ये देखो छद्म एकाणुक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण से ही बताइए। इसको पिछले वीडियो में हमने बहुत बेहतरीन तरीके से क्या किया है, बताया है, ठीक है। ये हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया भी, इसको हमने पिछले वाले वीडियो में बता दिया, वहां से आप देख सकते हैं। ये अभी ये भी NaOH वाला। अब ये देखो ये नया है, ठीक है। उत्कृष्ट गैस की अभी त्रिज्या बोला था, आकार ज्यादा होता है। अब यहाँ पर आयनन ऊर्जा के बारे में बोल रहा है ना, अभी इससे पहले आकार के बारे में बोला था उत्कृष्ट गैस का। अभी क्या है, आयनन ऊर्जा बहुत उच्च होती है, क्यों, यहाँ पर आयनन ऊर्जा के बारे में पूछ लिया उत्कृष्ट गैस के। चलिए क्या लिखा है, उत्कृष्ट गैस की जो आयनन ऊर्जा है बहुत अधिक होती है, क्योंकि इनके आवरण पूर्ण रूप से क्या होते हैं, भरे होते हैं। भाई इनके पास क्या होती है, स्थायी आवृत्त विन्यास, ठीक है, जिससे इनसे इलेक्ट्रॉन निकलना क्या होता है, अत्यंत कठिन होता है। पूरा वो स्थायी अवस्था को प्राप्त कर लिए होते हैं, पूर्ण रूप से उसके बाह्यतम कक्ष भरे होते हैं। समझ में बात को। तो इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए आसानी से नहीं निकलता, बहुत क्या होगा, कठिनाई होती है। अतः इन्हें आयनित करने के लिए अधिक ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसलिए इसकी आयनन ऊर्जा, आयनन वाले आयन में परिवर्तित करने के लिए उसको बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना पड़ेगा। और चूंकि वो क्या है, स्थायी रूप से बंधे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि उनके जो कोष है पूर्ण हो चुके हैं, अंतिम जो बाह्यतम कक्ष कोष है या बाह्यतम कक्ष है, ठीक है। तो इसलिए उनको ऊर्जा की क्या होगी, ज्यादा आवश्यकता होगी। अभी देखो द्वितीयक एमीन प्राथमिक एमीन से प्रबल क्षारीय है, क्यों, ये प्रश्न भी हमने कर लिया है। अब ये नया प्रश्न है, ठीक है, ये वाला हो चुका है पिछले वाले वीडियो में, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया। तापमान गुणांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो देखिए जब तापमान को 10 डिग्री बढ़ाया जाता है, उस वृद्धि के कारण अभिक्रिया की दर जिस अनुपात में बढ़ती है से तापमान गुणांक कहते हैं। सूत्र यहाँ पर दिया है, तापमान गुणांक म्यू है, दर नियतांक T + 10 बटे दर नियतांक। क्लियर है। तो इसको सूत्र के रूप में लिखा गया है, म्यू बराबर के T + 10 डिग्री, टेम्परेचर जितना था उससे 10 बढ़ाए, और ठीक हमारा बटे में क्या है, दर नियतांक KT डिग्री सेल्सियस में। ठीक क्लियर हो गया बात। दोनों के अनुपात को 10 डिग्री बढ़ाया, प्रारंभ में जो था दर स्थिरांक, ठीक, दोनों के अनुपात को हम क्या कहेंगे, तापमान गुणांक कहेंगे। क्लियर हो गया बात। अभिक्रिया की दर ना, ये KT + 10 मतलब ऐसा लिख सकते हो, KT + 10 ऐसा लिख दो, ज्यादा बेटर है।
दर स्थिरांक 10 डिग्री बढ़ाओगे और ये प्रारंभिक में जो रहेगा, स्पष्ट है, दोनों के अनुपात को बोलेंगे। ठीक, अब यहां पर लिखा है सेंडमायर अभिक्रिया को समझाइए। सेंडमायर अभिक्रिया क्या है जरा देख लीजिए इसे। ठीक है, सेंडमायर अभिक्रिया, सेंडमायर अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसके द्वारा एरोमेटिक डायजोनियम लवण को क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या साइनोबेंजीन में परिवर्तित किया जाता है। एरोमेटिक डायजोनियम लवण को, ठीक है, इस अभिक्रिया में डायजोनियम लवण की अभिक्रिया कॉपर, ठीक है, क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड या फिर कॉपर ब्रोमाइड या फिर कॉपर साइनाइड के साथ करवाई जाती है। यहाँ पर अभिक्रिया को दिया गया है अलग अलग तरीके से, कॉपर क्लोराइड के साथ, कॉपर ब्रोमाइड के साथ, कॉपर साइनाइड के साथ। क्लियर हो गया? तो इस तरह से बोल रहा है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या साइनोबेंजीन, ठीक है, में परिवर्तित कर लिया जाता है। क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं। तो फिर मोलरता और मोललता में कोई दो अंतर लिखिए। सबसे पहले अंतर देखेंगे तो परिभाषा के अनुरूप देखो, प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या ये है मोलरता, और मोललता 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए 1 किलोग्राम में जितना भी घुला हुआ है वो उसकी मात्रा। क्लियर हो गया बात? दूसरा है ताप पर निर्भरता, देख लेते हैं। ताप पर निर्भर करती है क्योंकि आयतन ताप से क्या हो जाता है, बदल जाता है, इसलिए मोलरता है ताप पर निर्भर करती है। और ये तापमान पर निर्भर नहीं करती है क्योंकि द्रव्यमान का ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्पष्ट हो गया बात? चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए जब वेग स्थिरांक 4 वर्ष 4 प्रति वर्ष है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फिर T1/2 प्रथम कोटि के लिए 0.693 डिवाइडेड बाई के हमारा दर स्थिरांक, ठीक है, कितना वर्ष दिया है 4, तो 0.693 को सीधा 4 से भाग कर लो, जो कि आ जाएगा 0.173 ईयर। स्पष्ट हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं। तो फिर कमरे के ताप पर O2 गैस है जबकि सल्फर ठोस होता है, क्यों? कारण बताना है। ठीक है, रूम टेम्परेचर। तो कारण यह है कि ऑक्सीजन एक द्विपरमाणु अणु है, O2 मिलता है। अणु आकार में छोटे होते हैं, उनके बीच केवल कमजोर वंडरवाल बल होते हैं, इसलिए यह कमरे के तापमान पर गैस के रूप में पाई जाती है। जबकि जो सल्फर, ठीक है, अणु पॉली एटॉमिक बहुपरमाणु होते हैं, देखो S8, ठीक है, जिनका परमाणु अणु का आकार बड़ा होता है, इनके अणु के बीच वंडरवाल फोर्स बहुत अधिक होते हैं, इसलिए कमरे के तापमान पर ये ठोस अवस्था में रहते हैं। स्पष्ट हो गया बात? क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न के लिए। और अगले प्रश्न हमारा यह है, निम्न अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम व सूत्र को लिखना है। ये अभिक्रिया दिया गया है, ठीक, तो अभिक्रिया का उत्पाद और सूत्र लिखना है। तो चलिए रासायनिक समीकरण देखते हैं, जिसमें हमारे पास C6H5NO2, ठीक है, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया ना NO2, खाली ऐसा रिंग रहता बेंजीन C6H6 होता। चलिए CH2, ठीक है, पीडी हमारा यहाँ पर बना है C6H5NH2 प्लस H2O। उत्पाद का नाम है एनिलीन। क्या इसका रंगों का रासायनिक आधार, एलिनिन किसमें काम आता है? रंगों का रासायनिक आधार है, रंग बनाने में इसका उपयोग किया जाता है।
और उत्पाद का जो सूत्र है वही आ गया C6H5NH2 एनिलीन। क्लियर हो गया बात। चलिए नाम लिखना था, सूत्र लिखना था, नाम एनिलीन है C6H5NH2। अब यहाँ पर देखिए बेंजीन डाइओजियम क्लोराइड से पी हाइड्रोक्सी, ठीक है, एजो बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, केवल समीकरण दीजिए। ठीक है, चलिए यहां पर हमारे पास है समीकरण, केवल देना है, बोल रहा है C6H5N2Cl, C6H5OH हाइड्रोक्साइड से हम लोग विक्रिया कराएंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास PHO6, PHO, C6H4NN, C6H5 प्लस क्या रहेगा HCl। यह एक क्या है, युग्मन अभिक्रिया है जिसमें बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड फिनाल की अभिक्रिया से पी हाइड्रोक्सी बेंजो, ठीक है, पी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बना लेता है। क्लियर हो गया बात। ठीक है, किससे अभिक्रिया करके, फिनॉल से। फिनॉल कौन है, C6H5OH, ये फिनॉल है। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से हमारे पास, आगे देखते हैं, आगे नहीं है। अब यहां तक हमारे पास देखिए, इसमें पिछले वाले वीडियो में अभी तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीटेशन में आए हैं जिनको हम नहीं ले पाए। ठीक है, बार बार वही वही रिपीट हो रहे हैं। तो यदि आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर लेते हैं, निश्चित ही आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अब बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए लाभदायक है कि नहीं। ठीक है, लाभदायक है, यूजफुल है, चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वाले वीडियो में एक नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं नमस्कार।